ठीक है, आज अपना 10वां चैप्टर सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? 8th स्टैंडर्ड सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके, ठीक, टॉपिक बाय टॉपिक अपन चलेंगे। जो जो टॉपिक में आपके पॉइंट्स हैं वही कवर कैरी करेंगे, बाकी उसके अलावा जो है वो चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है ऑलरेडी। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर वही चीज जो हम लोग कल किए थे उसमें ही बात आई है। फिर से एक बार सेल और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं उन सारी चीजों पे अपने को स्टडी करना है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के सेल फाइंड आउट होते हैं आपको? 2 टाइप। कौन से 2 टाइप? वो एनिमल और प्लांट तो आप देखेंगे, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी हमने देखा था, ठीक है। तो आप दोनों बेसिस पे बता देना। पहला तो आप एक बता देना कि भाई नॉर्मली दो मतलब जो 2 तरह के सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। सही बात है, और दोनों में आप प्रॉपर डिस्टिंग्विश करना है, ऐसे हवे में बता के नहीं आना है। दूसरा आपको क्या बताना रहेगा, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सही बात है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? तो पहला क्वेश्चन आपका डन है, पक्का? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट हैड यू यूज टू ऑब्जर्व, यहाँ पर सेल्स, मतलब सेल्स को यूज करने, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे? तो बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर आपको सेल ऑर्गेनल्स को देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सही बात है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोला है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो वहां पर आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दोनों, मतलब एक प्लांट सेल है और दूसरा एनिमल सेल है, और आपको उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। सही बात है ना? मतलब आप देखेंगे नॉर्मल डायग्राम वगैरह बना दिया है। अभी इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर हम ये नहीं समझते हैं तो थोड़ा कैसा होगा कि ये टॉपिक पूरा लिंक होता है 11th स्टैंडर्ड से, तो थोड़ा आपको फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, डायरेक्ट आते हैं अपन टर्म पे। तो क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सेल, डायरेक्ट वही पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ऊपर एक पॉइंट लिखा गया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो आपको पता है उसका मतलब कि सेल क्या है, बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाला और बॉडी के हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा यूनिट है। सही बात है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले मतलब सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहला ही वो क्या लिखा है, बताइए क्या है? सेल वॉल। सही बात है कि नहीं? इस सबसे पहले कंपोनेंट बताया है कि उसमें सेल वॉल है। अब सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो कैसा अपन करेंगे, सबसे पहले अपन कुछ बातें करेंगे, ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसको अपने पॉइंट्स में अपन मैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा उसको भी कवर कर लिया करेंगे, और इस तरीके से कर करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और मतलब अपना लास्ट टारगेट यही है कि आज अपना ये चैप्टर कम से कम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में क्या बोला गया आप? अच्छा, सेल वॉल के बारे में क्या क्या आप कौन कौन बता सकता है, पहले बताइए। चलो अपन पॉइंट कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट सेल वॉल के बारे में बोलिए, क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में मैं एक एक पॉइंट लिखता रहता हूँ और फिर देखते हैं अपन कितने पॉइंट्स को क्या कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। तो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। चलो ये पहला पॉइंट, एनिमल सेल में नहीं होता है। और हाँ, एनिमल सेल्स लाइक सेल वॉल। हाँ तो वही तो मैंने बताया ना, एनिमल सेल में नहीं होता है बाबू। ठीक है, और सेल वॉल प्लांट सेल को कवर करता है। सेल वॉल प्लांट सेल को कवर करके रखता है, मतलब मैं बोल दूं कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ऑफ प्लांट सेल। अच्छा ये क्या, और क्या बताएंगे आप पॉइंट्स? बस, अच्छा ये इलास्टिक होता है, साइज को बड़ा और छोटा कर सकता है, मतलब क्या हो सकता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। अच्छा, इलास्टिक मेम्ब्रेन अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, मेम्ब्रेन इंक्रीज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। और कुछ पॉइंट्स, यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर अलाउ करता है। सही बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंस जो रहेंगे, जो उनको सेल के अंदर अलाउ करने का काम करता है। यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या करेगा, अलाउ सेल के अंदर। सही बात है ना, मतलब एक तरीके का सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, सिलेक्टिव
मेम्ब्रेन, मतलब चीजों को सिलेक्ट करना कि क्या चीजें काम की और क्या चीजें काम की नहीं है। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब चलो सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो देखो बात ऐसी होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, तो प्लांट सेल में होता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सही बात है ना। एनिमल सेल में ओनली क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सही बात है कि नहीं। एक पतली सी थीन लेयर होती है, इलास्टिक होती है ये भी, ठीक है। नॉर्मली इसका इलास्टिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप मतलब वाटर, ये जो प्लांट है जब वो वाटर को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, जब वो पानी को क्या करेगा, अपने अंदर इकट्ठा करेगा, तो ये सेल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सही बात है कि नहीं। और जब वो पानी को अपने अंदर से धीरे धीरे रिलीज करेगा फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसका इंपॉर्टेंट काम ये भी आप बता सकते हैं कि वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। समझ पा रहे हो किस चीजों को अपने को स्टोर करना है, क्या रिलीज करना है, वो प्लांट सेल में यहाँ पर सेल वॉल जो रहता है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सही बात है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है। अच्छा ये मुझे बताएंगे कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल रहती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, सही बात है ना। और एक आप देखेंगे पैक्टिन जो रहती है उसकी सेल वॉल। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा क्या कि फंगस में सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। नाम से लगता है कि काइटिन, तो इन लगा है तो प्रोटीन, लेकिन वो है क्या, कार्बोहाइड्रेट। आप देखेंगे वो मतलब मशरूम वगैरह जो रहता है उससे आपको एक गुड क्वालिटी का क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सही बात है ना, खाते हैं सब, खाने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लांट सेल जो रहेगा वो उसके प्लांट सेल वॉल जो रहेगा, प्लांट सेल वॉल वो किससे बना होता है बताइए, सेल्यूलोज। इसके अलावा पैक्टिन, सही बात है। कोई दिक्कत है? अच्छा और कुछ और इसके बारे में, चलो ठीक है, इतने पॉइंट्स अपने लिए है। अपन एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ रहेगा वो देख लेते हैं और फिर अगर नहीं समझाएगा वो भी क्लियर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज फाउंड इन द सेल ऑफ द अलगी। अलगी क्या होता है, कोई दिक्कत है? देखो अलगी और फंगस में केवल इस बात का अंतर है अलगी और फंगाई में कि अलगी जो रहती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और फंगस जो रहता है उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरा आप देखेंगे कि क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और फंगस के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। बस ये मेजर डिफरेंस है, समझ पा रहे हो, ठीक है। इतने का, अलगी जो रहेगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और जो क्या नाम है फंगी है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है, इट इज फाउंड अराउंड द सेल ऑफ द अलगी, फंगस एंड प्लांट्स। सही बात है कि नहीं। आगे फंगस के बारे में बता दिया कि कौन सा सेल वॉल होता है, कौन सा, काइटिन, ठीक है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, मतलब एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल इज द एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट, मैंने बताया कि वो एक तरह का इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है और स्ट्रॉन्ग कोटिंग है जो कि प्लांट सेल के चारों ओर मौजूद होती है। और ये प्रॉपर क्या करेगी, ये अलाउ करती है मतलब क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज नहीं आएगी। देखो वही लिखा है यहाँ पर, सेल वॉल इज अ इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। It is a mainly composed of the carbohydrate like cellulose and pectin। वही बोला गया है कि किससे बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे सेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, ये सबसे मिलकर क्या बना होता है हमारा, यहाँ पर सेल वॉल बना होता है। कोई दिक्कत? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि मैं हर एक पॉइंट के बारे में आपको मतलब नॉलेज देने लगा। मैं इसलिए आपके बुक के वाइज चल रहा हूँ क्योंकि आप मतलब एक लिमिटेड नॉलेज ही आपको दिया है। लिमिटेड क्यों, और अदरवाइज आप 11वीं के कंटेंट उससे मिक्स करना चालू हो गए, फिर हमारे पड़ा एक एक चैप्टर फिर इतिहास बनेगा, मतलब एक एक टॉपिक। हाँ और क्या, 3-3 4-4 दिन में खत्म होंगे, समझ रहे हो। तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि जितना आपके बुक में है उससे जुड़ी बातें आपसे न छूटे और मतलब वहां से कोई आपको कंफ्यूजन न रहे। तो मैं एकदम चीजों को कंप्रेस करके रखूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जैसे कौन कौन से, सेल्यूलोज, पैक्टिन। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ कि सेल्यूलोज और पैक्टिन क्या है, तो आपको बताना रहेगा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ओके। कोई दिक्कत, याद रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आफ्टर पॉलीमर लाइक, देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा बोला जा रहा है इन सब के अलावा भी इसमें कुछ और भी सब्सटेंस मौजूद होते हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं, एक लिग्निन, सबरीन और इसके अलावा क्यूटीन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड। ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या जरूरत है, मतलब अलग अलग एनिमल्स, सॉरी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की जरूरतें रहती है, जिसमें आप देखेंगे कि इसके अलावा ये यहाँ पर सेल्यूलोज और पैक्टिन के अलावा यहाँ पर आपको लिग्निन, सबरीन और आप देखेंगे ये सब यहाँ पर यूज में आता है, ठीक है।
इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर द टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है किसको प्लांट सेल को, कि भाई कोई एक्सेस अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस ना जा पाए, चाहे वो वाटर रहे चाहे वो कोई भी चीज रहे, वो चीज क्या सेल के अंदर एंटर ना कर पाए। यानी सेल को सपोर्ट करना और सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर आपका सेल वॉल करता है। ये कुछ बातें थी, देखो ये सब काम की बातें हैं। इसके अलावा भी जो बातें थी वो भी हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। चलो एक बार फिर से हर एक चीजों को कलेक्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल देखो ऐसे आपको काउंट रखना है। सेल वॉल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। किससे बना होगा, सेल्यूलोज से बना होगा, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होगा, सही बात है ना। इसके अलावा और सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे आपकी फंगस में पाया जाएगा। फंगाई में किसकी सेल वॉल पाई जाएगी, काइटिन की सेल वॉल पाई जाएगी। ये क्या करने का काम करते हैं, तो सपोर्ट करने का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, किसको, सेल को, सही बात है कि नहीं। इसके अलावा ये एक तरह के मतलब सिलेक्ट करने का काम करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा भी सेल्यूलोज और पेक्टिन के अलावा मैंने बताया सबरीन, लिग्निन और क्यूटीन, जो ये सब कुछ अदर सब्सटेंस है जो मतलब जिस सेल को मतलब जरूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो एंटर करेंगे, मतलब होम मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी बातें काफी हैं, मतलब इतना ही चीज आपको पता रहेगा तो काफी है, आप आंसर एक अच्छा खासा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, पक्का। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो ये मैं मिटा रहा हूं, अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बात कर रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा, एक थिन लेयर है, सेल वॉल से पतली लेयर है, बाकी उसके भी फंक्शन जो रहेंगे, उसके भी जो काम वगैरह रहेंगे वो इसके जैसे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा उसका स्ट्रक्चर अपने को समझना जरूरी है, ठीक है। क्लियर आप कर दूं, चलो देखो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, बात एक ही है, ओके। मेम्ब्रेन, चलो ओके। बात आती है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक तरह का थीन मेम्ब्रेन है। क्या है, थीन मेम्ब्रेन, पतला मेम्ब्रेन है। सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, किसके अराउंडिंग में, अराउंड द सेल, अराउंड द सेल चारों ओर ये मौजूद होगा, सही बात है कि नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात देखेंगे आप, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होगा, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होगा, प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल भी होगा, लेकिन सेल वॉल केवल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, सही बात है। ये भी एक तरीके का सिलेक्ट करने का काम करता है, सही बात है। ये भी एक तरह का इलास्टिक मेम्ब्रेन होगा, ये भी क्या होगा, इलास्टिक मेम्ब्रेन होगा, इलास्टिक मेम्ब्रेन होगा। ये भी क्या होगा, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। ये भी क्या होगा, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, सही बात है ना। मतलब चीजों को सिलेक्ट कर, मतलब कौन सी चीजें होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या चीज अंदर आने देना और क्या चीज अंदर नहीं आने देना है, इस चीज का पूरा जांच पड़ताल कौन करके रखेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके रखेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। और एक इंपॉर्टेंट चीज जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्या होगा, देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप देखेंगे मेनली जो आपका सेल होता है, जो आपका सेल होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता रहेगा और ऑक्सीजन को लेता रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से निकाला जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से निकाला जा रहा है। ऑक्सीजन किसकी वजह से लिया जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से लिया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे वाटर लेना है कि रिलीज करना है, ये सब कौन करने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने वाला है, समझ रहे हो। या कुछ बातें समझ में आ रही है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम जो भी है सब कौन करने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने वाला, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पे कुछ बात किया गया, मेनली बोला गया है कि कुछ इसका स्ट्रक्चर, चलो बात ही कर लेते हैं उस पे, ठीक है। तो ये काम की बात है आपसे, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी आप क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर कोई बातें रहेंगी तो अपन फिर क्या, देखो सबसे पहले अपन अपना कॉन्सेप्ट मिलाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बुक की चीजों को पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार मतलब फिर से अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेंगे और फिर इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा गया, इट इज अ थीन, सबसे पहला पॉइंट थीन मेम्ब्रेन। अच्छा, किसके कंपेयरिंग में थीन, सेल वॉल के कंपेयरिंग में थीन, मतलब सेल वॉल मोटी मेम्ब्रेन है, थिक मेम्ब्रेन होती है, जबकि सेल वॉल की है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थीन मेम्ब्रेन होती है। फ्रेजाइल, इसके अलावा इलास्टिक कवरिंग, इलास्टिक कवरिंग में तो समझ रहे हो, इलास्टिक होगा, अपने साइज को क्या कर सकता है, और ठीक है, that separate the cell component from outer surround, ये outer environment, मतलब सेल को उसके आउटर इन्वायरमेंट से, बाहर क्या है कैसे है वो सारी चीजों से सेपरेट करने का काम करता है, समझ पा रहे हो, बाहर कैसा क्या है उस चीजों से सेपरेट करने, मतलब सेल को इस बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम कौन करता है,
ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक कप चाय ले लूं और मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि भाई बताइए कि चाय को बेंच से सेपरेट करने वाला चीज क्या है, बताइए। कप है, सही बात है। वैसे ही यहाँ पर मैं बोलूं कि सेल, और सेल आप देखेंगे उसके बाहर की चीजें, उससे सेपरेट करने वाला चीज कौन है, सेल को, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वही सारी बातें बोला है, मतलब एक्स्ट्रा टर्म बोला जाए कुछ। देखो बुक में, देखो बात ऐसी होती है कि अगर आप बुक में कुछ भी नहीं लिखेंगे थोड़ा मोड़ा, तो बुक बनेगी कैसे, समझ पा रहे हो। तो काम की चीजें आप उनको कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर काम की चीज क्या है, आप ऐसे 1000 पॉइंट लिखे जा सकते हैं, समझ पा रहे हो, लेकिन काम की चीजें आपको उठाना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे काम की चीजें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सेल ये रहेगा आपका, क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। वो एक तरह का इलास्टिक मेम्ब्रेन है। इलास्टिक मेम्ब्रेन के अलावा थिन मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी स्ट्रक्चर भी बात करने वाले हैं कि प्रोटीन कहाँ रहेगा, फॉस्फोलिपिड कहाँ पे होंगे, ठीक है। मामला ये होता है, देखो आप देखेंगे कि सेल कैसा स्ट्रक्चर होता है, जरा इस बात को समझ लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 फॉस्फोलिपिड की पतली लेयर रहेगी, 2 फॉस्फोलिपिड की पतली लेयर रहेगी, और उसके बीच में रहेगा आपका प्रोटीन, और ये स्ट्रक्चर है। मैं पूछ सकता हूं, प्रोटीन की लेयर जो रहेगी वो बीच में रहेगी, और ये किसकी लेयर है, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स। ये भी क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? हाँ, इस तरीके से दो मतलब ये अलग स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये क्या आपका अलग फॉस्फोलिपिड, और ये आपका क्या है, प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर है किसका, आपके सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये सेल मेम्ब्रेन ही इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन, ओके। कोई दिक्कत आ रही है? चलो अब आगे अपन पॉइंट्स कैरी करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहला पॉइंट हो चुका है, बोला है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो वही बात को बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्या बोला है, प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इनटू द 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो फॉस्फोलिपिड के 2 मॉलिक्यूल के बीच में एम्बेडेड मतलब मौजूद होंगे। क्लियर हो गया, पक्का? अच्छा, इसके बाद क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ खास बातों को बोला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अपने पॉइंट्स है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का क्या है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये अलाउ करेगा कि क्या चीजों को मतलब अंदर आने देना और क्या चीजों को अंदर नहीं आने देना। तो देखो वहां पर बोला गया है कि अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल, मतलब कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर क्या करने देता है, एंटर करने देता है, व्हाइल प्रिवेंट अदर सब्सटेंस, जबकि कुछ सब्सटेंस को क्या कर देता है, रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, नहीं आने देता है। क्लियर हो गया? जो हार्मफुल सब्सटेंस रहेंगे जो सेल में एंटर करने की कोशिश करेंगे उसको क्या करेगा, ये नहीं आने देगा, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा उसकी एंट्री को, ठीक है। कौन करेगा ये काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, ये काम की बातें बताया यहाँ पर कि ये प्रॉपर्टी रखता है कि यूजफुल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मैंने अभी यहाँ सब बातें की है कि पानी हो गया, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीजों को सेल के अंदर आने देना है कि नहीं आने देना। मतलब सेल के अंदर अगर ज्यादा हो गया है तो उसको बाहर निकाल देगा, मतलब आउट कर देगा, और जब सेल के अंदर कम है तो क्या कर लेगा, इन कर लेगा, मतलब वो चीजों को ले लेगा। अभी उसके बारे में भी आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत काम की चीजें हैं। मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ लिया मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। मतलब ये बोला जाए 10 बार पढ़ने से मतलब देखो, एक तो ये होता है कि आप बार बार एक ही चीजों को पढ़ें, और अभी आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। देखो 9th में भी ये चैप्टर का लिंक है, 10वीं में भी ये चैप्टर पूरा लिंक है, और 11वीं में भी चैप्टर दोबारा है। मैं लिंक नहीं बोलूंगा, सीधा क्या है, दोबारा है, ठीक है। तो आप 3 बार 4 बार पढ़िए, इससे बढ़िया आप एक बार पढ़ के क्या पेपर दीजिए 3 बार। मैं सच बता रहा हूँ, कोई खास अंतर नहीं आने वाला, कुछ खास अंतर नहीं आने वाला। हो सकता है जो टीचर आपके इंपॉर्टेंट वगैरह दे उतना करके बस चले जाना। तो बार 3 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ लो। सही बात है कि नहीं, सही बात है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजों को सेल के अंदर लेना है या एग्जिट करना है, ये सारी चीजों पे ध्यान कौन देता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इफ एनी चेंज अकर, और यहाँ पर बकवास है सारी चीज, यहाँ पर बस एक होम्योस्टेसिस बोला है, होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस क्या होता है कि मतलब अपने सेल के अंदर देखो, बाहर मामला कैसा भी रहे, और ये सेल की एक बहुत अच्छी खासियत है, सेल ही नहीं अपने पूरी बॉडी की खासियत है। आप कितने भी ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में चले जाइए, जब तक आप जिंदा रहेंगे, मरने के बाद का पता नहीं, समझ पा रहे हो? हाँ, जब तक आप रहेंगे तब तक इस बात की गारंटी है कि आपका खून नहीं जमेगा, चाहे आप 0 नहीं -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चले जाइए, आपका खून तब तक नहीं जमने वाला जब तक कि आप जिंदा रहेंगे। आप समझ रहे हो? ये एक आपकी बॉडी की बहुत अच्छी, एक बोला जाए कि ये है
प्रॉपर्टी है, खासियत है, जिसको आप देखेंगे कि नॉर्मली बॉडी जो होता है बाहर के टेम्परेचर से उसको मतलब नहीं रहता, मतलब इस बात से है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। वैसे यहाँ पे सेल के बारे में बोला जा रहा है कि बाहर का मामला कैसा है, बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उससे सेल को कोई मतलब नहीं रहता। ये अंदर वाटर और सॉल्ट का, वाटर एंड सॉल्ट का ये दोनों टेम्परेचर, ये दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया फिर हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस जो है वो आपके सेल में बनाए रखेगा कौन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे बाहर का सॉल्ट का कंपोजिशन कुछ भी हो, वाटर कितना भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको मेंटेन करके कौन रखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं समझ रहे हो, इसको ही क्या बोला जाता है, होम्योस्टैसिस। याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स बताएं, बस वो पॉइंट्स अपने को कवर करना है। देखो वहां पर अच्छे से डायग्राम भी दिया है कि बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं और नीचे देखोगे तो लिपिड्स यानी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर है। आपको दिख रहा है कि नहीं वो डायग्राम, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप थोड़ा रेडी कंडीशन में रखिए, कोई दिक्कत आई, हाँ बोलो। अब आगे बढ़ जाए। अच्छा अब क्या है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एकदम नॉर्मल सी बात है, एंडो और एक्सोसाइटोसिस। मैं ये थोड़ा रफ कर दूं, हाँ, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, और एक्सो का मतलब बाहर। नाम से समझ में आ रहा है, इंडो मतलब इन और यहाँ पर एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब बाहर कर देना, ठीक है कि नहीं। आप लोग कहीं जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, जहां पर इन रहेगा मतलब आप वहां से घुस जाते हैं, और जहां एग्जिट लिखा रहता है वहां से गपचुप में निकल लेते हैं, सही बात है ना। तो देखो इंडोसाइटोसिस और क्या है, एक्सोसाइटोसिस। सच बात, एंडोसाइटोसिस का मतलब जब सेल अपने अंदर क्या करेगा, वाटर वगैरह जो भी रहेगा उसको अंदर, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि क्या, यहाँ पर गल्प या फिर इनगल्फ। गल्फ मतलब चीजों को अपने अंदर ले लेना, ठीक है, फूड वगैरह जो है, एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। जब सेल क्या करेगा, मैं जस्ट डायग्राम से बता दे रहा हूँ, ये रहा आपका सेल। जब सेल बाहर की चीजों को, अपने इन्वायरमेंट की चीजों को अंदर लेगा, समझ पा रहे हो, उसको गल्प कर लेगा, खा लेगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, इंडोसाइटोसिस। याद रहेगा। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब जब अपने अंदर की चीजों को बाहर क्या करेगा, निकालेगा। समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर हो गया, नहीं समझे। तो एक्सो और इंडो का मतलब पता है, जितना दिया उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की अभी कोशिश मत करो आप लोग, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाने गया मैं तो फिर मतलब चैप्टर नहीं कवर होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मामला ये है कि आप ज्यादा इधर उधर घूम जाएंगे, वो अपनी जगह है, ठीक है। तो आप देखिए वहां पर एंडोसाइटोसिस का मतलब लिखा है टू गल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहां से चीजों को अपने सेल में लेना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। और थोड़ा हिंदी वाले आप लोग थोड़ा मैच करते रहना, और जहां आपको दिक्कत आती है कि नहीं भैया इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, एकदम बेफिक्र रहिए। लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, कि 3 बार पढ़ने से लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि एक बार कर लो, ठीक है। हाँ और क्या, अब 1 कटोरा जहर है, क्या करो, या तो रोज थोड़ा थोड़ा पियो या एक ही दिन पी लो, हाँ या ना। एक दिन पी लिए तो बाकी दिन मजा तो करोगे। मान लो ऐसा जहर है जिससे निपटने वाले नहीं है, लेकिन रोज तकलीफ देगा, तो भाई एक दिन तकलीफ दे दो, बाकी दिन तो आराम कर लो, हाँ या ना, कि रोजे ही ना, ठीक है। तो देखो वहां पर एक्सोसाइटोसिस, टू एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना, क्या निकाल, एक्सक्रीट, सॉरी एक्सक्रीट वेस्ट, क्या मटेरियल आउट ऑफ द सेल, मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसको एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, उनको सेल के बाहर निकालने के लिए आप देखेंगे वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से हेल्प कर सकता है। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 इंपॉर्टेंट खासियत बताइए, तो आप बताना कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी कर सकता है, बस नॉर्मल एकदम बताना है, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको केवल लिखना नहीं, अच्छे से एकदम डायग्राम भी बनाना है कि ये सेल है और ये आउटर इन्वायरमेंट है, समझ पा रहे हो, और ये सब मतलब आप बता देंगे आउटर सब्सटेंस, ऐसे आउटर सब्सटेंस, समझ पा रहे कि नहीं, कि आउटर सब्सटेंस को ले रहा है। यहां पर क्या, ये सेल है तो इनर सब्सटेंस रिमूव्ड, इनर सब्सटेंस रिमूव्ड, आउटर सब्सटेंस गल्फ या फिर इनगल्फ, समझ पा रहे, मतलब उसको खाया गया है, किसने, सेल ने लिया। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका पॉइंट बनता जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, प्रोसेस दोज यहाँ पर दैट नॉट कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी, मतलब वो प्रोसेस जिनके लिए किसी भी तरीके की सेल्यूलर एनर्जी नहीं लगती। और ऊपर वाला देखेंगे एक्टिविटी दैट्स कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी, बोला गया है कि ये जो है ये
ये वो प्रोसेस है जिसको करने के लिए सेल को क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। कौन सी, सेल्यूलर एनर्जी की। यहाँ पर सेल्यूलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी का जो देखेंगे अभी हम जो प्रोसेस देखने जा रहे हैं उसमें कोई भी सेल्यूलर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से परफॉर्म होता रहता है। समझ पा रहे हैं? एक तो ऐसा प्रोसेस जिसको करने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सेल्यूलर एनर्जी की, और एक ऐसा प्रोसेस हम समझने जा रहे हैं जिसको करने के लिए किसी भी तरीके की सेल्यूलर एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर डज नॉट कंज्यूम, यहां पर लिखता हूं कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी, और डज नॉट कंज्यूम क्या, सेल्यूलर एनर्जी। कोई दिक्कत आई? अच्छा, इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस है। तो एक आपका क्या है, डिफ्यूजन, अभी सबके बारे में समझ ले रहे हैं। एक आप देखेंगे क्या है, डिफ्यूजन, और उसके बाद क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आप तीन प्रोसेस को देखने वाले हैं। एक सबसे पहले क्या है, आइसोटोनिक, क्या है, आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक के बाद क्या है, हाइपोटोनिक, और दूसरा क्या है, हाइपरटोनिक। क्या है, हाइपरटोनिक। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले डिफ्यूजन मतलब गैस का डिफ्यूजन, मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना, सेल के बाहर निकाल देना, और ऑक्सीजन को क्या कर लेना, सेल के अंदर ले लेना। एकदम सिंपल सा प्रोसेस। क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, इसी को क्या बोलेंगे आप, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका, गैसेस का, और किसका, समझ पा रहे हो? हाँ, क्लियर हो गया? हाँ, अभी सब कुछ अभी अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का नॉर्मल आपको मतलब बता दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो आपके बुक में है वो भी बता दे रहा हूं, ठीक है। ऑस्मोसिस का रियल मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ, नॉर्मली आप देखेंगे दुनिया में कोई भी चीज हो जाए उसका हमेशा फ्लो कहां से कहां होगा, हर एक चीज आप देखेंगे हाई टू लो ही फ्लो होगा। हाँ या ना? मैं अगर बोलूं कि पानी ज्यादा से कम की ओर फ्लो होता है, हवा ज्यादा से कम की ओर फ्लो होती है, हर एक चीज। कभी ऐसा सुने हो कि भाई मतलब एक हवा वगैरह थी, मतलब या फिर पानी वगैरह था, वो ढलान से ऊपर चढ़ रहा था? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे बात अलग है, मोटर वगैरह लगा के कुछ भी चढ़ा दो, वो एक्सटर्नल फोर्स है। अपने मन की बात करो, अपने मन से। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद से परफॉर्म हो। समझ पा रहे हो? अगर मैं बोलूं कि मैं सीढ़ी के ऊपर पानी गिराऊं तो पानी कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। लेकिन सीढ़ी के नीचे पानी गिराऊं तो ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो वही मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि आप नॉर्मली हर एक चीज देखेंगे वो हाई टू लो फ्लो होगा, हाई टू लो। सही बात है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे पोटेंशियल भी हमेशा हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। हाईयर पोटेंशियल किसमें और लोअर पोटेंशियल मतलब कहां होता है? ये सब बैटरी में होता है। बैटरी में दो पोटेंशियल होते हैं, एक क्या होता है, हाईयर पोटेंशियल, दूसरा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तुम लोग बोलते हो ना एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो जो प्लस है मतलब वो ज्यादा है, इसलिए उसको हाईयर पोटेंशियल बोलते हैं। जो माइनस है वो मतलब कम है, उसको क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल। और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहां से कहां होता है, हाईयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? तो यहाँ पर जरा देखो जरा, तो ऑस्मोसिस का मतलब मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाईयर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होगा, मतलब उल्टा। हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाईयर कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा ये फ्लो होगा, उसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। लेकिन अभी यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा कहाँ होगा, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपके बुक में बात किया गया है। और वो ये बोला है ऑस्मोसिस का मतलब केवल इतना पकड़ के चलो कि वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, हाई लेवल टू लोअर लेवल, हाईयर लेवल टू लोअर लेवल। अभी आपको लोअर नहीं मान के चलना है, हाईयर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब लोअर लेवल। अब इसको आप इस बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि सेल क्या है, सेल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सेल, बीच में क्या है, देखो ये सेल है, और साइड साइड में क्या है उसके, तो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर उसका क्या है, इन्वायरमेंट है। सही बात है, ये पूरा इन्वायरमेंट है सेल का, ठीक है। मामला ये है कि ये दो कंडीशन हो सकती है। देखो अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि पानी अंदर से बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है, तो पानी कहां से कहां निकल जाएगा, अंदर से बाहर निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं, मतलब अंदर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर सेल के बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तब क्या होगा, बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। सही बात है कि वाटर अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों जगह पे क्या है, बराबर पानी है, तब ना अंदर आएगा ना, उसी को आइसोटोनिक बोला जाता है। नहीं समझा?
हाँ, अब मैं बोलूं आपको कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस आप बताएंगे भैया ये कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल है। ये 3 स्टेप्स में हम देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक ये कंडीशन होती है जब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट में क्या रहेगा, वाटर रहेगा। हाइपोटोनिक में आप क्या बोलेंगे, सेल के अंदर पानी कम रहेगा और सेल के बाहर पानी ज्यादा रहेगा। सेल के बाहर पानी ज्यादा होने की वजह से पानी कहां से कहां आएगा, बाहर से अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पर हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा, थोड़ा ये चीज मुझे लेके चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंग्लिश में तो नहीं बता पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बैठे हैं। समझ पा रहे हो आप? तो हाइपरटोनिक का मतलब, कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही होगी। जहां पर आपको बोलना रहेगा नहीं भैया इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बोल दो, तो अपन क्या बोल देंगे, इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ के आपको क्लियर ही हो जाएगा। हम वैसे भी एक बार सब कुछ रीड करते हुए चल रहे हैं। हाइपरटोनिक का मतलब आप देखेंगे क्या है कि पानी, यहाँ अंदर पानी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और बाहर पानी क्या रहेगा, कम रहेगा, और इस वजह से फ्लो कहां से कहां होगा, अंदर से बाहर। सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत आई है? नहीं आई है? एकदम नॉर्मल चीजें हमने कवर कर लिया है। अच्छा, ये कौन से प्रोसेस है, तो बताइए, ऐसे प्रोसेस है जिनको करने के लिए सेल्यूलर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब सेल बिना एनर्जी के वो काम कर देगा। समझ पा रहे मेरी बात? कोई दिक्कत आई? अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा, यहाँ पर सेल्यूलर एनर्जी कंज्यूम करने वाले और सेल्यूलर एनर्जी कंज्यूम नहीं करने वाले प्रोसेसेस को बताइए, और आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं आपको यहाँ डिफ्यूजन लिखूंगा ना एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, हवा नहीं लगी को क्वेश्चन कहां से आया है। क्लियर है? तो आप रेडी हो ना वो चीज करने के लिए। ये क्या है, जो कंज्यूम करेगा, और ये क्या है, कंज्यूम नहीं करेगा। कोई दिक्कत आ रही है आपको? पक्का? अब एक बार फटाफट पढ़ के खत्म कर ले। अब ये इतने पार्ट अपने बाकी है। सबसे पहले क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में क्या बोला है मैंने बताया, डिफ्यूजन किसका होगा, गैसेस का होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, और ये ऑक्सीजन अंदर। सही बात है? देखो क्या लिखा है, एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कि भाई किसको एंट्री देना और किसको एग्जिट करना है, वो यहाँ पर कौन करेगा, आपका याद रहेगा। चलो दूसरा पॉइंट, ऑस्मोसिस। यहाँ पर अब देखो, वहां पर लिखी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको समझना है बहुत छोटे में। ठीक है, तो क्या बोला है, ट्रेवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट विद द मोर वाटर टू पार्ट विद द लेस वाटर, मतलब जहां पर कम पानी है, मतलब जहां पर ज्यादा पानी है वहां से जहां पर कम पानी है उससे और क्या होता है, फ्लो हो जाता है। मैंने अभी आपके पास देखो वीडियो रहेगा, तो आप लोग क्या करना, अगर आपको बुक की बात नहीं समझती है तो मैंने अभी बात बोली है जो, उस बेसिस पे अभी आप अपना आंसर बना सकते हो। समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? हाँ, तो आप लोग पीछे करके, अब आप बोलोगे भैया भूल गए वो क्या लिख, बोल वीडियो में है ना, ठीक है, नहीं आप लोगों को समझाना पड़ता है, इतने तेज नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे आप क्या लिखा है कि पार्ट विद द मोर वाटर टू पार्ट विद द लेस वाटर, जो रहेगा वो वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, पानी जो होगा वो बहेगा। ठीक है, और बोला गया है कि किससे, थ्रू द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल रहा है, मतलब बोला जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हाई टू लो, मतलब हमेशा पानी का फ्लो होता रहेगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। बोला गया इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये 3 पॉसिबिलिटी, और कौन सी, सबसे पहले नंबर पे क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के लिए देखो क्या बोला गया है, मीडियम आउटसाइड एंड द इनसाइड सेल हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम प्रोपोर्शन में वाटर रहेगा, सेम क्वांटिटी में वाटर रहेगा। और बताइए क्या अब पानी अंदर या बाहर फ्लो होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, वाटर डजंट गो इन और आउट, ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर। कोई दिक्कत आई? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में मैंने क्या बताया, सेल के अंदर पानी कम या ज्यादा, कम, सेल के बाहर पानी कम या ज्यादा, ज्यादा। पानी कहां से कहां फ्लो होगा, बाहर से अंदर। सही बात है? देखो क्या बोला है, द सेल हैज द लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, मतलब सेल के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम पानी रहेगा बाहर के मीडियम के कंपेयरिंग में। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, ठीक है, क्या बोला है, सो वाटर एंटर इनटू द सेल, मतलब वाटर कहां पर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, और इसको बोला है इंडोमोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है तो इसको इंडोमोसिस भी बोला जाता है। मैं इसे लिख दे रहा हूं, आपको याद नहीं रखना है, इसको क्या बोला जाएगा, इंडोमोसिस। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब क्या कहते हैं कि हाइपोटोनिक ये कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड इंडोमोसिस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी बाहर से क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया है, बहुत आसान एग्जांपल, आप इसको बहुत अच्छे से घर पे भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका ग्लास, ये क्या आपका ग्लास, और इसमें क्या भरे हो आप, पूरा पानी, और इसमें डाल दीजिए 2-3 मुनक्का, किशमिश, हाँ, और क्या बोलते हैं,
नहीं मैं देखा हूँ, मैंने क्या नोटिस किया मालूम है, मैं किशमिश बोलता हूँ तो आधे लोग को समझ जाता है, आधे लोग वैसे लिखते रहते हैं। मैं मुनक्का बोलता हूँ तो आधे लोग को समझ जाता है, फिर आधे लोग वैसे मुनक्का क्या होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं किशमिश या मुनक्का? हाँ, और जिसको नहीं समझ रहा है तो जाके बस आप होलसेल पे क्या कर लो, ले लेना 10 रुपए का, आप बन के 10 रुपए का मुनक्का दे दो, जो हाथ में पकड़ाएगा वही क्या रहेगा, मुनक्का रहेगा। ठीक है, हाँ, तो आप देखेंगे। अब आप इससे ज्यादा पूछेंगे कि भैया ये मुनक्का क्या होता है, तो मैं बस यही जवाब दूंगा कि क्या करो, दुकान से ले लो। ठीक है, हाँ, तो आप देखेंगे मुनक्का जब आप इसमें डाल देंगे और उसको आप ऐसा मान के चलिए कि वो क्या है, सेल है। समझ पा रहे हो? तो आपको पता है मुनक्के के अंदर देखो पानी यहाँ पर है, आपने इसमें 2-3 क्या डाल दिया है, ठीक है, किशमिश डाल दिया है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया है, किशमिश। इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिए, जब आपने इसमें किशमिश को डाल दिया है और किशमिश को ऐसा मान के चलिए कि वो सेल है, बताइए मुनक्के के अंदर पानी ज्यादा है मुनक्के के बाहर? इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं जोर से बोलो, बाहर। तुम लोग सिलो से क्यों बोलते हो, ताकि तुम लोग बाउंस बैक कर जाओ। हाँ, आराम से बोलो, कहाँ अंदर है या बाहर? बाहर। ठीक है, तो जब पानी बाहर है तो इस वजह से क्या होगा, बताइए, पानी अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मुनक्का था, ठीक है, ऐसे कुछ था ना, ऐसी था मुनक्का, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर पानी, अंदर पानी। कोई दिक्कत आई? समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये मुनक्के के प्रयोग से आप समझ सकते हो यहाँ पर मुनक्का आपके सेल के जैसा काम कर रहा है। क्लियर है? चलो, अब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर इसमें भी क्वेश्चन पूछा, मतलब इसमें भी एग्जांपल दिया ही रहेगा आपको। मैं मतलब अगर आपकी बैंड बजानी है तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा कि बस एक ही चीज पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताओ और एक एग्जांपल देकर समझाओ, तो आपको अच्छे से खूब किशमिश छुहारा वगैरह बनाना रहेगा। ठीक है, तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैंने बताया सेल के अंदर क्या रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये कम वाले कौन है बे? हाँ, तो यहाँ सेल के अंदर पानी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और बाहर पानी क्या रहेगा, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। सही बात है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इस तरीके का आप देखेंगे। अच्छा, इसको इंडोमोसिस बोले तो इसको क्या बोल दोगे? एक्सोमोसिस बोल सकते हो, बुक में लिखा रहे या ना लिखा रहे। सही बात है ना? एक नाम उन लोग ने दिया तो एक नाम कौन देगा, हम लोग देंगे। हाँ, कोई रोक सकता है? लिख दो यहाँ पर, कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, और क्या, चलो इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। इसको एग्जांपल करके क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि आप एक शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए और आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। आप देखिए, एक सेब वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप, प्रॉपर एक कोई भी फल ले लीजिए, और क्या वो बोलिए, ठीक, तो कहाँ थे, एग्जाम्पल पे थे। ठीक है, तो ट्राई यहाँ पर एक बार, मतलब क्या है कि वो टूट जाता है जब एक रहता है सब, तो रिदम टूट जाता है। फिर आप लोग कोशिश कीजिए इस चीज की बार बार वो ना होने पाए। ठीक है, हाँ, तो कहाँ पे थे, हाइपरटोनिक। तो एक्सोमोसिस, एक्सोमोसिस आपका क्या एग्जांपल अपन समझ रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने क्या बताया जरा ध्यान दीजिए, और इसको आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना, आज इसको एक्सपेरिमेंट करना, तभी आपको समझेगा। और यही ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा क्या बताता है, एक बोला जाए कि ये प्रूफ करता है। देखो आपको एक बात बता दूं, मुझे ये बताइए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आपको पता है थोड़ा? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं कि नॉर्मल वाटर ले लेता हूं और एक शुगर सॉल्यूशन ले लेता हूं, समझ पा रहे, मीठा पानी लेता हूं, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और पानी वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, ताकि हो सके तो भगवान करे और आपका एग्जांपल क्या हो जाए, मतलब मेरी मेहनत सफल हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। अगर मैं बोलूं जैसे, क्योंकि मैं क्या हूं, ज्यादा हूं, तो मैं दूध पे ज्यादा बात एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, और क्या, आप सब अलग अलग सब चीजों से रिलेटेड है ना। हाँ, तो देखिए, मैं अगर बात करूं कि दूध है, ठीक है, प्योर दूध है, उसमें 1 लोटा पानी मिला दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वाला, देखो, प्योर दूध का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था या जिसमें पानी मिला दिया गया उसमें? प्योर दूध। आपने फटाक से बता दिया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन भैया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे वाले का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, नहीं दिक्कत है, समझ रहे हो यहाँ तक? अच्छा, अगर अब मैं बोलूं, और भी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए, और क्या एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, तो दूध वाला समझ गया। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए, अगर मैं बोलूं कि नॉर्मली मैंने 1 ग्लास है, मतलब 1 ग्लास पानी है,
तो देखिए उसमें मैंने मतलब एक गिलास पानी ले लिया, एक में 1 चम्मच नमक डाल दिया, दूसरे में 2 चम्मच नमक डाल दिया है। बताइए किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? जिसमें 2 चम्मच नमक डाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इस तरीके से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसमें ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा। फिर एक नई बात बोल दिया मैंने, बस समझ लीजिए, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। मामला ये है कि जो कम अमाउंट में रहता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। समझ पा रहे हो? अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मालूम नमक और पानी, तो नमक पानी में नमक ज्यादा है या पानी ज्यादा है? पानी ज्यादा है और नमक क्या है? कम है। सही बात है ना? तो जो ज्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है और जो कम रहता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है। अब मैं बोलूंगा नमक पानी में कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है? पानी क्या है? सॉल्वेंट है और नमक क्या है? सॉल्यूट है। कोशिश करिए थोड़ा, मैं नहीं चाहता 3 बार मैं पढ़ाऊं और आप 3 बार पढ़िए। समझ पा रहे हो? हाँ, पढ़ाऊंगा मैं हर साल। समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, एक बार ध्यान दे लोगे तो उसके बाद मजा है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ऐसा वैसा है नहीं और मामला ये है कि आपको हक है अपने शरीर के बारे में जानने का। तो ये है आपका सेल, ठीक है। तो कहां थे अपन? बताइए। तो आप समझ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर क्या होता है। अब अगर मैं आपसे आपके सामने एक वो रख रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे लेंगे। किशमिश खाए हो कभी? मैं मान के चलता हूं कि खाए हो। हाँ, एक दो जन बोलेंगे नहीं, किस बहाने? पहले लाके खिलाया जाए। नहीं खाया हो तो खा के आया करो, कोई खिलाएगा? ठीक है। तो ध्यान दो, अगर आप किशमिश वगैरह, मुझे एक बात बताओ, किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किशमिश के बाहर का? किशमिश के अंदर का। एकदम मेरा दिल छू लिए तुम, एकदम मस्त पॉइंट बता दिए। किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। किशमिश के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सही बात है कि नहीं? अब आप नॉर्मली समझिए, मैंने क्या कर दिया, किशमिश को डाला है पानी में, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। फिर पानी बाहर से, मैं और बताया क्या था, हमेशा फ्लो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो हाई टू लो होगा। सही बात है ना? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होगा। सही बात है। तो ये मुझे बताइए कि पानी अंदर घुसा कैसे जब पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम था? यही है ऑस्मोसिस। यही क्या है? ऑस्मोसिस। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? अब इसी का एक और एग्जांपल हम समझने जा रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या कर लिया, एक मान लीजिए नॉर्मल सेब है, ठीक है, सेब ले लीजिए या कोई भी फल ले लीजिए, उसको बड़े आराम से एक सॉल्यूशन में डाल दीजिए। एक सेब को पानी वाले सॉल्यूशन में डाल दीजिए, मतलब जिसमें केवल पानी है, और दूसरा एक सेब ऐसा लीजिए जिसमें क्या हो, पानी और शक्कर घोल कर रखिए, मतलब पानी और शुगर का एक सॉल्यूशन बनाइए, एक शुगर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप शुगर सॉल्यूशन बनाइए और उसमें क्या कर दीजिए, वो सेब को डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद करीबन आप मतलब 6-7 घंटा रहने दीजिए। अब उसके बाद आइए और देखिए कि दोनों मतलब सेब में कुछ अंतर दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जो शुगर सॉल्यूशन वाला सेब था वो पचक गया था। वो क्या हो गया था? पिचक गया है। और वो वाला नॉर्मल है, वो वाला नॉर्मल है, क्योंकि अंदर और बाहर पानी का लेवल मेंटेन है, मतलब ना बाहर पानी ज्यादा है और ना अंदर। लेकिन उसमें आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन अलग है शुगर। अब मुझे बताइए, सेब के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेब के बाहर का? सेब के बाहर का, क्योंकि बाहर शुगर सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हो आप? शुगर सॉल्यूशन है। इस वजह से होगा क्या कि जरा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां, देखो मैं सेब बना रहा हूं, ये क्या है? सेब है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, जब मैं इसको शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया हूं तो सेब के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सेब के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। और ऑस्मोसिस क्या कहता है कि फ्लो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कहां से कहां होगा? लो टू हाई। और इस वजह से जो अंदर का पानी रहता है वो क्या कहां निकल जाता है? बाहर। और सेब कैसा लगेगा आपको? पिचका हुआ। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता हूं। समझ पा रहे कि नहीं आप? ठीक है, नहीं समझा? बताइए, थोड़ा कोशिश करना एक बार, फिर भी नहीं समझा तो क्या कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। तो ये क्लियर है या नहीं है? बताइए। हाँ, अब यहाँ पर समझते हैं कि आप देख रहे हैं यही चीज कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बोला गया है कि अगर, अब आप मान के चलिए कि ये रहा आपका क्या, सेब, ठीक है, मतलब सेब जो है वो आपका क्या है, एक सेल है। तो सेल में क्या बोला जा रहा है, अगर अंदर पानी ज्यादा रहेगा और बाहर पानी कम रहेगा तो पानी कहां से कहां चला जाएगा? अंदर से बाहर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या कम होना चाहिए? तो कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। पानी ज्यादा रहना चाहिए, क्या कम रहना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन कम रहना चाहिए, तभी ऑस्मोसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज परफॉर्म होगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस थोड़ा पता होना चाहिए आपको, चीजें हैं बस पता होना चाहिए, बस और क्या, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। अब मैं लास्ट पॉइंट हाइपरटोनिक आपका पढ़ दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पर बोला है द सेल हैज द मोर वाटर देन द आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट टू ऑफ द सेल। मतलब सेल अगर ज्यादा पानी रखेगा तो मतलब बाहर की मीडियम से, तो सेल का पानी जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो एकदम फर्स्ट क्लास वही एग्जाम्पल दिया है। इफ फ्रूट पजे यहाँ पर पीस आर केप्ट इन द थिक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, आप शुगर का मस्त फर्स्ट क्लास सॉल्यूशन बना दीजिए। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब जिसमें एकदम कैपेसिटी हो कि उससे ज्यादा शुगर। देखो यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैं क्या करूं, पानी ले लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, 1 चम्मच शक्कर डाला, वो क्या हो गया, घुल गया। 2 चम्मच शक्कर डाला, वो घुल गया। 3 चम्मच शक्कर डाला, फिर भी क्या हो गया, घुल गया। तो ये होता क्या है, ये कैपेसिटी है कि एक सॉल्वेंट की कि वो कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहा है। यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर की कैपेसिटी है कि वो कितना सॉल्यूट यानी कि शुगर को क्या कर पा रहा है, अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है, अपने अंदर घोल पा रहा है। आप समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जब मैं उसमें शक्कर डाल रहा हूं तो अब वो डिसॉल्व होगा नहीं। जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया रहेगा कि भाई अधिकतम, समझ पा रहे हो, कि इससे ज्यादा सॉल्यूट अब वो डिसॉल्व कर नहीं सकता, उसी पॉइंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। समझ पा रहे हो, जब सॉल्यूट के सॉल्वेंट की कैपेसिटी एकदम फाइनल पहुंच चुकी रहेगी, भाई इससे ज्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उससे कम सॉल्यूट डाला गया है तो वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी उससे कम अगर आपने सॉल्यूट अभी डाला है, अभी और बाकी बहुत है सैचुरेटेड बनाने के लिए, तो सब क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेंगे। समझ पा रहे मेरी बात, क्लियर है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ, इट इज अ लिमिट जहां तक कि भाई वो अपने अंदर ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, उसी को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा देखते हैं वहां पर क्या बोला गया है कि ऐसे आपने क्या किया कि सैचुरेटेड शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें फ्रूट का पीस क्या कर दिया है, डाल दिया है, और अब क्या होगा, वाटर फ्रॉम फ्रूट पीसेस एंटर इनटू द शुगर सॉल्यूशन। जो फ्रूट का पीस रहेगा उसमें से पानी जो रहेगा वो कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से सुगो जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो देखो क्या लिखा गया है, सो फ्रूट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाइल, बोला जा रहा है उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे फ्रूट का जो पीस था वो पिचक गया रहेगा, श्रिंक हो गया रहेगा, सिकुड़ गया रहेगा। इफ प्लांट सेल या एनिमल सेल इज केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वही एकदम एग्जांपल दिया कि अगर ऐसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को भी आप कहां डाल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो उससे भी क्या होगा, बताइए, आपके मतलब सेल का बहुत ज्यादा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ रहे कि मेरी बात, ठीक है। बोला है वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय प्रोसेस ऑफ यहाँ पर मोसिस, समझ में आया, हाँ, एक्सोमोसिस, एंड देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपका साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा, यहाँ पर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के जो रहेगा वो क्या होगा, बताइए मुझे। सेल का साइटोप्लाज्म आप बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोल दीजिए, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो पानी अंदर बाहर से क्या आ रहा है, तो सेल का साइज क्या होगा, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि सिकुड़ रहा है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर है। तो वही बात को लिखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो आप थोड़ा याद रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मो, मैं आपसे पूछूंगा डैश प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, तो आपको बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, बता लेंगे ना, पता नहीं रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट, अब तक आपने क्या क्या कवर कर लिया है, एक सेल वॉल कवर कर लिए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर लिए हैं, और तीसरा अब कवर करने जा रहे हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में ये पहले मिटा दूं, बहुत ज्यादा देर बात हो गई इस पे, हाँ, लेकिन आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। और क्या नहीं समझा अभी भी, हाँ, अभी भी नहीं समझा तो फिर कैसे समझेगा भाई, हाँ। चलो अब एक साइटोप्लाज्म आपका कवर हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, सही बात है, हाँ। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। अब साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं, साइटोप्लाज्म का क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है। देखिए आप बताएंगे, चलिए आप पहले आप बताएंगे, पहले मैं बताऊं, आप लोग बताएंगे, हाँ बिल्कुल, ऐसे इंटरेस्ट होना भी चाहिए, सही बात है, एकदम गजब, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में चलिए, पहला पॉइंट क्या है,
हाँ वो लिक्विड पार्ट। अच्छा, लिक्विड मतलब आप बोलेंगे सेल्यूलर फ्लूइड है, सेल्यूलर फ्लूइड है मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कहाँ भरा होता है, सेल के अंदर। ठीक है, और बताइए। सारे सेल ऑर्गेनल्स सब सेल ऑर्गेनल्स जो रहेंगे वो इसी पे मौजूद होते हैं, इसी पे फ्लोट करते हैं, सही बात है। सेल ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग ऑन इट, सेल ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग ऑन इट मतलब इसी पे तैरते रहेंगे, ऑन इट। और क्या बताएंगे, क्या होते हैं? मैसेज और बहुत अच्छा पॉइंट, क्या? हाँ बोलो। अच्छा, मैसेज का ट्रांसफर करने के लिए मतलब आप बोलेंगे कि एक ऑर्गन से दूसरे मतलब एक ऑर्गेनल से, जैसे बोलूं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई मैसेज देना चाहता है किसको, गोल्गी बॉडी को, तो वो कैसे पहुंचाएगा वो मैसेज? देखिए ये कुछ होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से लेकर, सेल मेम्ब्रेन बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, तो न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तक के बीच में भरा हुआ जो फ्लूइड रहता है उसी को आप क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये कहां पर भरा होगा बताइए, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये वो फ्लूइड होता है, सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट, यहां पर लिखते हैं प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर आ गया? हाँ अच्छा, और क्या देखते हैं, सेल ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग ऑन इट, स्टिकी सब्सटेंस है। हाँ चलो ठीक है, चिपचिपा सब्सटेंस है, चलो स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस है या फिर फ्लूइड है। अच्छा एक बात और, मैं आपने बताया था मैसेज को कैरी करता है, सही बात है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर क्या है, गोल्गी बॉडी है, तो गोल्गी बॉडी से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक मैसेज जाएगा कैसे, तो किसकी हेल्प से जाएगा, समझ पा रहे हो? सब ऑर्गेनल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके हेल्प से, साइटोप्लाज्म। तो क्या ये फॉर्म्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप बता सकते हो, अभी आपके बुक में जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप कम्युनिकेशन मान के चलिए, कम्युनिकेशन फॉर वेरियस ऑर्गेनल्स, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनल्स, बिटवीन लिखो मतलब अलग अलग ऑर्गेनल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है। समझ रहे हो कि मेरी बात, बातचीत करने का, कि क्या अब बातचीत तुम्हारे से बातचीत नहीं करते हैं हाय करके, HII हाय, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होता है। तुम लोग पहले क्या लिखते हो, ये लिखते हो ना हाय, फिर उसके बाद बताओगे कि मैं कौन कौन कौन, ठीक है। तो बिटवीन फिर क्या होगा, वेरियस ऑर्गेनल्स। यहां पर होता क्या है कि जब भी किसी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को मैसेज देना होगा, हमेशा वो केमिकल लैंग्वेज में, केमिकल के फॉर्म में वो करते हैं, अपने अंदर से कुछ केमिकल को रिलीज करेंगे, और जैसे वो केमिकल दूसरे ऑर्गन्स को मिलेगा वो ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनल ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। समझ रहे हो? जिसमें आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया? हाँ, और कुछ बातें आप बताना चाहेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में? काफी है, हाँ देखते हैं कुछ बातों को। सबसे पहले क्या लिखा है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। वही बात है कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहेगा। सही बात है कि नहीं? और इसके बाद क्या लिखा गया है, इट इज अ मूविंग स्टिकी सब्सटेंस। ये तरीके का मूविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होने वाला और एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है। उसके बाद क्या लिखा है, मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सस्पेंडेड मतलब लटके होते हैं, तैरते रहते हैं, किस पे, साइटोप्लाज्म से। और फिर क्या लिखा गया बताइए, अदर देन द, अच्छा ये पॉइंट एक साइटोजोल लिख दिया है यहाँ पर, एक साइटोजोल करके पॉइंट आ गया, जरा समझा देता हूं। साइटोजोल, ठीक है, अगर आप ध्यान सुनिए, साइटोजोल और सेल ऑर्गेनल्स दोनों को साथ में मिला देंगे तो उसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। याद रखना, जब मैं किसको मिला दूंगा, साइटोजोल और साइटोप्लाज्म को, केवल अगर फ्लूइड में बात करूंगा तो क्या है, ये केवल बात कर रहा हूं तो साइटोजोल है, लेकिन साइटोजोल और ये ऑर्गेनल्स वगैरह जो है उनको ही मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो अकेले केवल फ्लूइड को क्या बोला जाएगा, साइटोसोल, और इसको मिला दोगे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, तो क्या बोला गया है कि द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनल्स को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट रहता है साइटोप्लाज्म का, उसको आप क्या बोल देंगे,
साइटोजोल बोल देंगे, ठीक है। साइटोजोल क्या करता है, स्टोर करता है विटल सब्सटेंस, बोला जा रहा है अपने अंदर अमीनो एसिड हो गया, इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे विटामिन वगैरह हो गए, ये सब चीजों को स्टोर करने का काम कौन करेगा, आपका साइटोजोल करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, स्टोर्स अमीनो एसिड। अच्छा, अमीनो एसिड क्या करने का काम में आएगा, कोई बता सकता है? अमीनो एसिड्स कोई बता, सोचते रहो, बुक में नहीं लिखा है, सोचते रहो। अमीनो एसिड, विटामिन, इसके अलावा ग्लूकोज, ये सबको स्टोर करने के काम में आता है, ETC एटसेट्रा, ठीक है। आपको बता दूं अमीनो एसिड जो होता है वही प्रोटीन सिंथेसिस करने में काम आता है, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है या नहीं तुमको? हाँ, नहीं जरूरत है? किस लिए जरूरत है? क्या करता है प्रोटीन आपकी बॉडी में? अभी तो बोले हैं, तो अब ये क्या हो गया? क्यों जरूरत है आपको प्रोटीन? बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बताइए क्या जरूरी है आपको बॉडी में प्रोटीन? हाँ बताइए, समझते हैं। बॉडी में प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। आपकी पूरी बॉडी में बोलूं A to Z जो भी है वो किससे बनी है, तो प्रोटीन से बनी हुई है। मैं आपके बाल जो भी देखेंगे, जैसे आपके बाल जो है केराटिन प्रोटीन से बना, आपका नाखून भी केराटिन प्रोटीन से बना, आपके मसल जो है आप देखेंगे मेलानिन प्रोटीन से बना हुआ है, आपके यहाँ पर बोन्स देखेंगे वो किससे बनी हुई है, ऑस्टिन प्रोटीन से बना। आपकी कंप्लीट बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। यहाँ तक कि आपके आरबीसी वो भी हीमोग्लोबिन, आप देखेंगे ब्लड जो उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, समझ पा रहे हैं? वो हीमोग्लोबिन क्या करता है आपके ब्लड में? अगर मैं बोलूं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया है? एक्चुअली में हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो आपके जो आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाने का काम और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम करता है। तो अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इसका सीधा मतलब क्या है बताइए, कि आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? तो बॉडी के काम धाम आपके बिगड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी में किसी भी ऑर्गन को कुछ भी, मतलब एक छोटा सा सेल, उसको भी काम करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है ऑक्सीजन, और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो फिर हो जाएगी क्या दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोजोल के बारे में क्लियर हो गया कि अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, और इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह हो गया, ये सबको स्टोर करने का काम कौन करता है, ये, और इधर से उधर ट्रांसफर करता रहेगा सबको, ठीक है। और आप देखेंगे इसके अलावा क्या है, इन द एनिमल सेल साइटोप्लाज्म में मोर ग्रेन्युलर एंड बोला गया है कि एनिमल सेल में ये सब काम की बात है। नॉर्मल आप जानिए कि एनिमल सेल में जो रहेगा वो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा ग्रेन्युलर रहेगा, यानी उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे दाने जैसे, जबकि प्लांट सेल में ये ग्रेन्युलर्स का मतलब कम ग्रेन्युलर रहेगा या फिर नहीं ग्रेन्युलर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है, पेरिफेरी ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, वो बोला गया है नॉर्मल, आपको पढ़ना भी नहीं है वो चीज, केवल इतना बोला गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ये है, आप नॉर्मल मुझे बताएंगे, इसमें इतना बड़ा वैक्यूल है, इसमें इतना छोटा वैक्यूल है, बताइए कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है? ये क्या है, प्लांट सेल, ये क्या है, एनिमल सेल। व्हाट इज वैक्यूल? एक तरीके का एयर बबल है, समझ पा रहे हो? एक तरह का एयर बबल आप मान के चलिए, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, खाली है, हवा आ गई है। मतलब अगर मैं आपने कभी नोटिस किया होगा मोबाइल पे, जैसे कभी कभी आपने क्या लगाया होगा, स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाने लगते हो तो कहीं कहीं बीच में क्या आ जाता है, एयर बबल आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, फिर आप उसको उखाड़ के फिर लगा दो। कितने लोग लगवाए हो कभी ऐसा? किसी ने नहीं लगवाया। मोबाइल पे कभी स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवाए होगे अगर आप, मान लो ये मोबाइल की स्क्रीन गार्ड है और उस पर अचानक क्या कहते हैं कि आप एक मतलब थैली लगवाने लगते हो या कांच वगैरह, तो आप देखेंगे बीच में कभी कभी हवा आ जाती है, एयर के छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, उनको ही आप क्या नाम दे सकते हो, वैक्यूल्स। और वही बहुत बड़ा आ गया तो प्लांट सेल बोल देना, और छोटा आ गया तो एनिमल सेल बोल देना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देना चाहते हैं, मतलब अभी आपका दूसरा भी बोलते शुरू करना है, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना अपन रहने देंगे, और इसके बाद अपन कल क्या कहते हैं कि सेल ऑर्गेनल आपका टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट वही है। अभी आज तो मतलब मान लीजिए कि आपका 3 इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखेंगे बेसिक कवर हुआ है, और कल अपन क्या करने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल जो रहेगा वहां से हम शुरू करने वाले, मतलब लेक्चर का 2 मैंने कोशिश किया कि कवर करेंगे, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, सच पा रहे, क्योंकि सेल ऑर्गेनल अभी पूरा बाकी है, अभी तो 2 पेज खत्म हुआ है, समझ रहे। लेकिन आपको समझा या नहीं समझा है? समझना ही पड़ेगा, मेरी मेहनत बेकार होगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो कल हम सेल ऑर्गेनल्स कवर करना शुरू करेंगे, जिसमें न्यूक्लियस और लाइन से सब सेल ऑर्गेनल्स हुए ही है, लेकिन और ज्यादा स्ट्रक्चर और ज्यादा फंक्शन उनके जो है उसको हम ज्यादा से ज्यादा जान लेंगे, क्योंकि बार बार मेहनत करना ना पड़े, ठीक है। ओके, थैंक यू।